Good afternoon, students. Today I am Prakash Bisoha. Discuss about the accounting principles. आज बेटा हम नया चैप्टर एक शुरू करेंगे और उस चैप्टर में क्या है अकाउंटिंग प्रिंसिपल। क्या है कि टाइम के साथ जैसे अकाउंटिंग होती रही, भाई अकाउंटिंग वो पहले से ही शुरू है, सभी में क्या है ट्रांजैक्शन जो है लेन देन और सभी रिकॉर्ड तो करते ही थे, पर जैसे जैसे जब अकाउंटिंग की गई तो कुछ भाई क्या है कुछ तो गवर्नमेंट ने क्या कर दिए रूल्स बनाए, कुछ लोगों ने की क्या हो गया भाई ट्रेडिशंस थे, भाई कन्वेंशंस थे, कुछ मान्यताएं थी, भाई कुछ लोगों ने अपने प्रिंसिपल्स जो एक्सपीरियंस जो हुए उनके अकॉर्डिंग कुछ क्या बना दिए भाई गाइडलाइंस जारी कर दी गई। उन गाइडलाइंस को ही क्या बोलते हैं बेटा अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बोलते हैं। आई बात समझ में? क्या है जरूरत क्यों पड़ी हमें इन जो अकाउंटिंग जो प्रिंसिपल्स इनकी? भाई ये जरूरी है कि भाई अगर हम क्या चाहते हैं कि भाई किसी जो अकाउंट्स हैं जो रिकॉर्ड्स हैं उनसे कोई मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन मिले तो वो एक सही तरीके से बनाए गए जरूर हों। भाई अगर मैंने कोई अकाउंट्स अलग तरीके से बनाया है, आपने अकाउंट से अलग तरीके से बनाया है, तो हम आपस में उनको कंपेयर नहीं कर सकते। सभी अकाउंट्स में यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए, सभी अकाउंट्स में क्या होना चाहिए भाई एक जैसे बनाने के लिए ये जरूरी है कि जितने भी अकाउंट्स हैं वो सारे एक तरीके से सेम प्रोसीजर से प्रिपेयर हो, ये जरूरी है। और सभी के अकाउंट्स एक जैसे करने के लिए ये जरूरी है उन्होंने सेम कन्वेंशन, सेम कॉन्सेप्ट्स और सेम प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग ही अकाउंट्स को मेंटेन किए गए। आई बात समझ में? तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या क्या है, ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कौन से हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, ये जानने के लिए हम क्या करें भाई, देखो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बेटा अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। ठीक है, तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स तो सबसे पहला जो है इनको हम कॉन्सेप्ट्स भी बोल देते हैं, प्रिंसिपल्स भी बोल देते हैं, भाई कुछ कॉन्सेप्ट्स तो पता चले आ रहे हैं। तो सबसे पहला जो है बेटा आपका क्या है भाई आपका गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट क्या है? देखिए मैं आपको बताता हूं। अकाउंटिंग आपको लोग बताते हैं, आपने तरह से सुना भी होगा कि अकाउंटिंग एक बड़ा मुश्किल सा सब्जेक्ट है, बट बेटा सबसे इजी और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट अकाउंटेंसी होता है आप लोगों के लिए। क्या है याद करना बड़ा ही आसान है। देखो आपको मैं यहाँ से समझाता हूँ, छोटे शुरू से आपको इजीली समझ में आएगा कि गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, गोइंग का मतलब है चलता रहेगा, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट यानी कि जो चलता रहेगा। According to this concept, we assume that business is exist for a longer period. इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम ये क्या करते हैं, we assume करते हैं कि बिजनेस जो है वो लंबे समय तक काम करता रहेगा और जो भी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस हम रिकॉर्ड करेंगे वो यही सोच के करेंगे कि जो बिजनेस है वो भविष्य में भी काम करता रहेगा। कोई भी चीज हम ये सोच के रिकॉर्ड नहीं करेंगे कि वो आज है और कल बिजनेस कल बंद हो जाएगा, चाहे कोई भी चीज हो। इसी का एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको कि जैसे जो भी हमारी क्या है असेट्स है, बिजनेस में जो भी असेट्स है उनको हम हमेशा किस वैल्यू पे दिखाते हैं, कॉस्ट वैल्यू पे दिखाते हैं, ना कि मार्केट वैल्यू पे। क्यों कॉस्ट वैल्यू? यानी कि हमने मान लीजिए आज कोई एसेट खरीदी है, उसकी जो कीमत है आज भी वही लिखी जाएगी, 2 साल के बाद भी इसमें से डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद जो बचेगी वही दिखाई जाएगी, और 3 साल के बाद भी और 4 साल के बाद भी आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन। क्यों दिखाते हैं हम कॉस्ट वैल्यू पे? यानी कि जो खरीदी उसकी वैल्यू क्यों दिखा रहे हैं हम, उसकी मार्केट वैल्यू से क्यों नहीं कर रहे हैं? जो वजह है बेटा वो वजह ये है कि वो असेट हम बिजनेस में यूज करेंगे और वो जो बिजनेस है वो लंबे समय तक चलता रहेगा। यही सोच के हमने बिजनेस को जो असेट है उसको हम ये मान के भाई जैसे डेप्रिसिएशन जब लगाते हैं, जैसे मैं आपको बताता हूँ कोई असेट्स है, कोई असेट है वो क्या है भाई आपकी 5 लाख रुपीस की है। कितने की है? 5 लाख रुपीस की। उसकी जो भाई क्या है हमने एस्टिमेट लगाया जो उम्र है भाई वो असेट जो यूज होगी वो कितनी साल चलेगी? 10 साल। यानी कि हम हर साल
50,000 रुपए डेप्रिसिएशन जो उसमें से हम कम करके उसको दिखाते रहते हैं। आई बात समझ में? तो ये सारा कॉन्सेप्ट क्या है, क्या बताता है भाई, हमने जो सोचा भाई 10 साल तक के लिए है, यानी 10 साल का सोच रहे, इसका मतलब हमने क्या चूज किया कि जो बिजनेस है वो लंबे समय तक काम करता रहेगा। आई बात समझ में नहीं आई भाई? जो क्या है, अकॉर्डिंग टू गोइंग कॉन्सेप्ट वी अज्यूम दैट बिजनेस इज कंटिन्यूअसली डूइंग वर्क फॉर ए क्या है भाई, कंटिन्यूअस पीरियड फॉर ए लॉन्ग पीरियड। आई बात समझ में कि जो बिजनेस है वो एक लंबे समय तक काम करता रहेगा, लंबे समय तक चलता रहेगा, ठीक है ना। तो देखिए भाई, इसके बारे में थोड़ा सा लिखूं, आपको बताता हूं। एज पर दिस कॉन्सेप्ट इट इज अज्यूम्ड दैट as per this concept it is assumed that हम इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ये अज्यूम करते हैं कि क्या भाई, द बिजनेस विल कंटिन्यू टू एग्जिस्ट फॉर ए लॉन्ग पीरियड, द बिजनेस will continue for a long period, continue exist for a long period, ठीक है ना, for a long period in the future, कि जो बिजनेस है वो भविष्य में लंबे समय तक काम में करता रहेगा। आई बात समझ में? जो भी असेट्स हैं, लायबिलिटीज हैं, जो भी हैं, हम जो भी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं सभी ये सोच के करेंगे कि भाई जो बिजनेस है वो लंबे समय भविष्य में भी काम करता रहेगा। वो ये नहीं है कि भाई 2-4 साल के बाद या 1 साल के बाद वो बंदे हो जाएगा, हम ये कुछ भी ऐसा जो करके नहीं करते हैं। इसी के कारण हम डेप्रिसिएशन जो लगाते हैं, जो असेस्ट है उनको वही क्या है, हम जो ओरिजिनल कॉस्ट वैल्यू उसके ऊपर शो करते हैं। जो असेस्ट है उनको हम क्या करते हैं, हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा है, क्लासिफाई करते हैं एज ए नॉन करंट असेस्ट एंड फिक्स्ड असेस्ट। वो जो क्लासिफाई किया किस हिसाब से, यही सोच किया कि कुछ असेस्ट तक लंबे समय तक रहेंगी और कुछ असेस्ट 1 साल के अंदर क्या हो जाएंगे, यूटिलाइज कर देंगे, कन्वर्ट इनटू कैश हो जाएंगे। तो यही सोच के हमने किया। तो इस प्रकार से भाई क्या हो गया, आपका जो गोइंग कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे लागू होता है। जो भी ट्रांजैक्शन है हम ये सोच करते हैं कि जो बिजनेस है वो भविष्य में भी बना रहेगा और लंबे समय तक काम करता रहेगा। आई बात समझ में? उसके बाद देखिए है आपका नेक्स्ट जो है कंसिस्टेंसी। सेकंड जो है बेटा कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट, उनको प्रिंसिपल्स भी बोल देते हैं। क्या है नेक्स्ट हमारा कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट, यानी कि कंसिस्टेंट। देखिए वही मैंने आपको बताया कि इससे ध्यान रखो, जो मेन जो वर्ड है इसी से आपको पता चल जाएगा। कंसिस्टेंसी यानी कि लगातार, निरंतरता। कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है बेटा, निरंतरता होता है। आई बात समझ में? तो वही क्या है, this concept state that accounting principle and methods should remain consistent from one year to another। ये जो क्या है, this concept state that, ये जो प्रिंसिपल है भाई वो भाई क्या करता है, स्टेट करता है, बताता है कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड मेथड्स, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स आर consistent from 1 year to another year क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस मेथड। जो अकाउंटिंग
जो ट्रांजैक्शंस है उनको रिकॉर्ड करने के जो मेथड्स हैं, जो प्रिंसिपल्स हम क्या होंगे भी लगातार एक जैसे होंगे। मान लीजिए हमने इस तरह के साल कोई और बेसिस कोई और मेथड अपनाया है, अगले साल हम कोई और मेथड अपनाते हैं। तो हर साल जब हम अलग अलग मेथड अपनाएंगे, भाई इस साल हमें जो अकाउंट्स प्रिपेयर किया अलग तरीके से किए, अगले साल तैयार करेंगे उनको अलग तरीके से करेंगे, तो उन इससे में हम उनको आपस में क्या नहीं कर सकते बेटा, कंपेयर नहीं कर सकते, कंपेयर नहीं कर सकते। कर सकते हैं भाई जब दो चीजें अलग अलग होंगी तो उनको हम कंपेयर नहीं कर सकते। उन दोनों को कंपेयर कब कर सकते हैं, जब उन दोनों को हमने सेम तरीके से क्या किया है भाई, बनाया है। और जब हमने क्या है भाई, जैसे एक फर्म ने भाई मेरी फर्म ने इस साल 50,000 कमाया है और लास्ट ईयर में क्या कमाया है, 60,000 कमाया है, तो मैं कह सकता हूं कि भाई इससे मुझे इंफॉर्मेशन मिली कि इस साल भी मुझे क्या हुआ, 50,000 रुपए का 10,000 का फायदा हुआ है। और जो फायदा कम हुआ है उसकी वजह क्या है, मैं अकाउंट्स में देख के पता लगा सकता हूं। पर ये सब चीजें कब होंगी, ड्यू टू यूनिफॉर्मिटी और कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी होना जरूरी है। अगर कंसिस्टेंसी नहीं है, लास्ट ईयर मैंने प्रिपेयर करने का तरीका अलग था, जो डेप्रिसिएशन का मेथड था वो अलग मेथड लगाया था, और इस साल जो मेथड है वो मैंने क्या किया भाई, अलग लगा लिया। तो हर साल जब मैंने अलग अलग मेथड लगाऊंगा तो उससे जो वहां से जो कंक्लूजन निकलेंगे वो क्या करेंगे, मुझे मिसलीड करेंगे। इसलिए जरूरी है कि जितनी भी भैया है फॉर्म्स हैं वो सभी जो भी अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स और मेथड्स जो यूज कर रहे हैं, जो जिस बेसिस पे वो क्या कर रहे हैं, ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर रहे हैं, वो जो भी क्या है आपकी बेसिस है वो हर साल सेम रहना चाहिए, वो हर साल क्या है चेंज नहीं करने चाहिए। बट इसका मतलब ये नहीं है कि अकाउंटिंग में क्या आ जाए, रिजिडिटी आ जाए, वो रूड हो जाए। अकाउंटिंग में क्या होना चाहिए भाई कि अगर जरूरत हो, अगर कहीं पे क्या है रिकॉर्डिंग के लिए जो हमारे क्या रिजल्ट्स है उनको इंटरप्रेट करने के लिए एक चीज जरूरी है कि ये चेंजमेंट करना जरूरी है, तो उसको चेंज कर देना चाहिए अगर जरूरी है तो। और उस चेंजमेंट के बारे में नीचे में फुटनोट्स के द्वारा बता देना चाहिए, ताकि जो भी यूजर्स हैं अकाउंटिंग इंफॉर्मेशंस के उस चेंजमेंट के बारे में वो क्या हो जाए, अवेयर हो जाए। आई बात समझ में कि भाई हर साल due to this principle, due to this concept, the accounting principle and methods are consistent from one year to another year। जो हमारे जो ट्रांजैक्शन है, जो अकाउंट्स जो हमने प्रिपेयर किए हैं उनमें क्या होनी चाहिए भाई, यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, हर साल हम एक सेम मेथड से यूज प्रिपेयर करनी चाहिए। अगर हम उनको क्या है भाई, मैंने जो वजह है मैंने आपको बताया, अगर हर साल हम अपने भाई क्या है मेथड्स अगर चेंज कर देंगे, प्रिंसिपल्स अगर चेंज कर देंगे तो उससे क्या होगा भाई, उससे ये होगा कि भाई जो हमें जो कंक्लूजन वहां से मिलेंगे, जो इंफॉर्मेशन मिलेगी वो मिसलीड करेंगी, और स्पष्टली हम उन चीजों को क्या है भाई कंपेयर नहीं कर सकते। और एक साल में आपको बताऊं कि एक साल का कोई अकाउंट्स को जैसे भाई बैलेंस शीट एक साल की या प्रॉफिट एंड लॉस है, वो अपने आप में कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता है, वो हमें सही इंफॉर्मेशन तभी भी देता है जब हम क्या करते हैं भाई, उनको जब हम उनको आपस में कंपेयर करते हैं। और कंपेयर करते हैं तो कंपैरिजन कब होगा, जब वो दोनों सेम मेथड से प्रिपेयर किए गए हों। अगर ए ने अलग तरीके से कोई अकाउंट्स बनाए और बी ने अलग तरीके से बनाए हैं और फिर हम उनको अगर क्या करें भाई कंपैरिजन करें, तो वहां पे हम उनसे कोई कंक्लूजन नहीं निकाल सकते। आई बात समझ में कि भाई कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट क्या है आपका, क्या है भाई, These should not be changed from year to year in order to enable the management to compare the profit and loss account and balance sheet of different period and draw important conclusion about the working of a enterprise। I must say, but the consistency should not be taken to mean that it does not allow one to change the accounting method। ठीक है ना, क्योंकि हम क्या है इसका मतलब ये नहीं हम चेंज नहीं कर सकते, मैंने आपको बताया चेंज तो हम कर सकते हैं, पर चेंजमेंट कब होगा बेटा, चेंजमेंट तब हो जब वो जो चेंजमेंट है वो हमारे लिए क्या हो, फायदेमंद हो। एक फर्म अपने रिजल्ट्स को में क्या है अच्छे तरीके से इंटरप्रेट कर पाए, तो इसके लिए अगर चेंजमेंट जरूरी है तो हमें चेंजमेंट को एडॉप्ट कर लेना चाहिए, बट उस चेंजमेंट के बारे में हमें नीचे फुटनोट्स के द्वारा शो कर देना चाहिए, ताकि जो यूजर्स हैं उनके बारे में क्या हो जाए, अवेयर हो जाए, उनको पता चल जाए कि भाई ये यहाँ पे ये मेथड अब चेंज कर दिया गया है, और चेंजमेंट का जो इफेक्ट है उसके बारे में भी उनको अवेयर कर देना चाहिए। आई बात समझ में। उसके बाद बेटा हमारा जो नेक्स्ट जो मेथड है
नेक्स्ट जो हमारा मेथड है वो क्या है भाई, आपका इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट है। क्या है बेटा, इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है ये आपका, ठीक है ना। एक्चुअल बेसिस क्या होता है, देखिए भाई क्या होता है, आपको मैंने बताया हर जगह इसी को याद ध्यान दीजिए, आपको पूरा क्या है प्रिंसिपल याद हो जाएगा। एक्चुअल कॉन्सेप्ट, एक्चुअल का मतलब क्या होता है बेटा, एक्लूड, एक्लूड वर्ड से एक्चुअल बना है, यानी कि जो क्या है नगद के साथ साथ जो उधार है, क्या है, according to this concept the transactions are recorded in the books on the accrual basis। ठीक है, accrued का मतलब क्या होता है भाई, जो चीज हमने कमा ली है परंतु अभी हमें मिली नहीं है। देखिए भाई क्या हुआ, मैंने इस साल ये जो रूम है इसको इस महीने में मैंने इस रूम को यूज कर लिया है, ठीक है, मैं इसमें 1 महीने से रह रहा हूँ, बट इसका किराया मैंने अभी नहीं दिया है। नहीं दिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि भाई ये मेरे लिए खर्चा नहीं है, यानी कि जब हम ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं किसी साल की तो उसमें जो नगद है उसके साथ साथ बेटा उधार को भी रिकॉर्ड कर लेना चाहिए। आई बात समझ में, ठीक है ना। तो भाई क्या है, इन अकाउंटिंग एक्चुअल बेसिस इज यूज्ड फॉर रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, ठीक है, कह रहा है इन अकाउंटिंग अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, इन अकाउंटिंग accrual basis of recording, accrual basis of a recording of transaction is used with क्या है, ये जो एक्चुअल बेसिस है ट्रांजैक्शंस का उसको यूज कर लेना चाहिए। कह रहे हैं इट प्रोवाइड मोर एप्रिशिएट इंफॉर्मेशन अबाउट द परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेसमैन एंटरप्राइज एज कंपेयर्ड टू कैश बेसिस। भाई जो ट्रांजैक्शंस हैं उनको देखो आगे आप पढ़ेंगे, आगे के जो चैप्टर है भाई ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के जो बेसिस है वो तो वैसे 3 होते हैं, पर आपको नॉर्मली अभी वैसे बता देता हूँ। एक तो होता है बिजनेस फर्म है, वो ट्रांजैक्शन केवल कौन सी लिखती है, केवल कैश बेसिस पे लिखती है बेटा, कि जो नगद आ रहा है उसी को रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है। जो हमने हमें जो हमें कैश में मिला है उसको लिख दिया और जो कैश में दिया हमने उसको लिख दिया, बट भाई इससे हमें सही इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी। मान लीजिए हमने माल बेच दिया है और उस माल को बेचने के बाद हमने क्या, हमने सेल्स कर दी गुड्स, और अभी हमने कैसे सेल्स की, ऑन क्रेडिट बेसिस, तो हमने गुड्स सेल कर दी, उससे हमें पैसा नहीं मिला परंतु वो है तो हमारी इनकम ना, तो इनकम है तो उसको हमें क्या करना चाहिए भाई जो मिल गया है वो तो लिखना ही लिखना चाहिए। उसके साथ में जो हमने क्या किया भाई, जो क्रेडिट सेल्स है, जो हमने सेल्स तो कर दिए बट हमने भी जो क्या है भाई हमें रेवेन्यू रिसीव नहीं हुआ है उसको भी बुक्स में रिकॉर्ड कर देना चाहिए। इसी तरीके से जैसे मैंने बताया आपको, मैं ये रूम है इसको मैं 1 महीने से इसमें रह रहा हूँ, तो इसका जो रेंट है वो यूज मैं कर चुका हूँ, इसका जो रेंट है वो यूज मैंने इसको यूज कर चुका हूँ, तो इसको भाई इसका जो रेंट है मैंने 1 महीने का भी दिया नहीं है, तो मैं सर्विसेज यूज कर चुका हूँ, जो सर्विसेज इससे ले चुका हूँ या सर्विसेज यूज कर चुका हूँ। तो जो ये सर्विसेज ले ली है मैंने, तो बदले में क्या करना पड़ेगा, इसके बदले में हमें भाई रेंट तो देना ही पड़ेगा, परंतु अगर हमने अभी नहीं दिए हैं तो भी उनको अपनी बुक्स में रिकॉर्ड जरूर करेंगे, क्योंकि ये भी मेरा क्या है, इस साल का खर्चा है। भाई जिस साल जो सेवाएं कमाई है, एक चीज सुनिए, छोटी सी चीज है, इन विच ईयर वी रिसीव्ड एनी सर्विस, जिस साल में जो हमने कोई सर्विस कमाई है, एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू दैट ईयर इज आर आल्सो रिकॉर्डेड इन दैट ईयर। तो जिस साल से संबंधित जो खर्चे हैं उसी साल में लिखने चाहिए। जैसे मैंने पिछले साल का किराया इस साल दिया है, पिछले साल का किराया मैंने क्या किया भाई, इस साल दिया है, तो वो पिछले साल में लिखना चाहिए, ना कि इस साल में लिखना चाहिए। इसी तरीके से पिछले साल हमने कोई माल बेचा तो पैसा मुझे इस साल मिला है, तो किस साल से रिलेटेड इनकम है, पिछले साल से रिलेटेड इनकम है, तो पिछले साल में लिखनी चाहिए, इस साल में नहीं लिखनी चाहिए। आई बात समझ में नहीं आई?
मैंने आपको बताया एक सिंपल सी चीज है भाई, क्या है कि जिस साल से रिलेटेड जो चीज है उसको उसी साल में लिखना चाहिए। ये दोनों में सेम एप्लीकेबल होता है, चाहे वो क्या हो आपकी इनकम्स हो और या क्या हो आपके एक्सपेंसेस हो। जैसे एक्रूड इनकम्स, एक्रूड इनकम्स भाई मैंने मान तो भेज दिया परंतु भी वो मिला नहीं है भाई। मैंने इस साल आपको, जैसे मैं एक टीचर हूँ, एज्यूम कीजिए मैं एक टीचर हूँ, मैंने इस महीने में आपको पढ़ा दिया है बट इस महीने की सैलरी मुझे अगले महीने मिलेगी। तो इस महीने की जो मेरी सैलरी कैसी है, ये एक्रूड है, मैंने कमा तो ली है परंतु अभी ये मुझे मिला नहीं है। तो ये क्या है भाई, इनकम है और ये इनकम इसी साल में शो करनी चाहिए भाई। साल हमारी देखो 31 मार्च को खत्म हो जाती है, 31 मार्च को हमारी सालें खत्म हो जाती है। तो हो सकता है कि भाई जैसे कुछ बिजली का बिल हो जो इस साल में ना पे करके हम अगले साल पे करें, हो सकता है कुछ चीजें ऐसी हो जो हम हाफ ईयर रिपेमेंट करते हैं इस साल में ना करके हमें अगली साल में करें। तो जो चीजें इस साल से रिलेटेड हो इसी साल में लिखनी चाहिए, चाहे वो हमने जो खर्चे चाहे पे करे हो या नहीं करे हो। इस साल से संबंधित है भाई, जो हमने पे कर दी वो तो लिखे ही लिखे, साथ में जो इस साल से संबंधित जो उधार है वो भी इसी साल में लिखनी चाहिए। इसी तरीके से इनकम्स जो इस साल से जो रिलेटेड है वो इसी साल में लिखनी चाहिए और जो इस साल से रिलेटेड नहीं है उसको इस साल में नहीं लिखना चाहिए। इसी के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं भाई, सैलरी रिसीव्ड इन एडवांस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इंटरेस्ट, इंटरेस्ट रिसीव्ड इन एडवांस, ये सभी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं जिससे हमें किसी भी फर्म के बारे में एकदम सही प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में पता चलता है और उसकी जो फाइनेंशियल पिक्चर है जिसकी भाई क्या है असेट्स एंड लायबिलिटीज उनके बारे में एकदम सही पता चलता है। जो एक्टिव बेसिस पे जो अकाउंट्स जो प्रिपेयर किए जाते हैं उनसे भी क्या है आपकी जो फाइनेंशियल पोजीशन है उसके बारे में एकदम सही पता चल जाता है। और जो भाई क्या है जो प्रॉफिट एंड जो प्रॉपर्टी है यानी कि उस फर्म ने कितना सही प्रॉफिट कमाया है कितना उसे लॉस हुआ है, इन चीजों का सही हमें कब पता चलेगा जब हमने अकाउंट से एक्टिव बेसिस पे प्रिपेयर किए हैं। आई बात समझ में। उसके बाद बेटा नेक्स्ट जो हमारा है भाई क्या है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट है। देखिए नेक्स्ट जो प्रिंसिपल है हमारा क्या है भाई बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। According to this concept, beta, the business have separate entity from its owners. भाई इस एंटिटी के अकॉर्डिंग मैंने आपको यहाँ से बताया, याद करेंगे सीधी सी बात, इसके हेडिंग से हमें पता चल जाता है कि जो भी हम अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस करेंगे वो ये एज्यूम करके करेंगे कि जो बिजनेस का जो अस्तित्व है वो अपने मालिकों से अलग होता है, यानी कि जो बिजनेस का जो अस्तित्व वो अलग होता है और जो ओनर्स हैं उसके जो प्रोप्राइटर्स हैं वो उनका अस्तित्व अलग होता है। और हमें जो भी ट्रांजैक्शन करनी है वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड करनी होती है, वो केवल वही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे जो बिजनेस से रिलेटेड है। इसी के कारण हम जो प्रोप्राइटर्स हैं जो ओनर्स हैं उनकी जो पर्सनल बिजनेस से अलग जो भाई असेट्स हैं अलग जो बिजनेस है उनको बिजनेस में के साथ इंक्लूड नहीं किया जाता। आई बात समझ में। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट क्या है भाई बिजनेस इज ट्रीटेड एज अ सेपरेट यूनिट एंड डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स ओनर्स क्रेडिटर्स मैनेजर्स एंड अदर्स। भाई क्या है अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट according to this concept business is treated as separate entity from its owners, creditors, management, etc. या फिर and others।
इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग बेटा जो बिजनेस है उसका अस्तित्व अपने आप में क्या है, उसका क्या है, अपना सेपरेट बिजनेस एंटिटी होता है। उसका जो अस्तित्व हो वो भाई क्या है, उसके मालिकों से, उसका जो मैनेजमेंट है, जो क्रेडिटर्स, उन सभी से अलग होता है। आई बात समझ में? इसी के कारण जो भी ट्रांजैक्शन हम रिकॉर्ड करते हैं वो जो भाई केवल क्या है, हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड करते हैं, इनके पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड नहीं करते। जैसे आपको बताता हूं मैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो भाई प्रोप्राइटर्स हैं, जो मालिक हैं, उन्होंने जो पैसा बिजनेस में लगा रखे हैं, जो कैपिटल लगा रखी दे रखी हैं, उसको हम क्या करते हैं, उसके ऊपर हम उसको इंटरेस्ट देते हैं। भाई ये मान के कि किसी बाहरी आदमी से हमने पैसा ना लेकर अपने जो मालिक से उन्हीं से पैसा क्या करके एक तरह से लोन ले रखे हैं, और लोन ले रखे हैं तो उसमें क्या देना पड़ेगा भाई, इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। और इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा तो इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा तो फर्म के लिए क्या है, एक इनकम है, एक्सपेंस है भाई। हालांकि ओनर्स को इंटरेस्ट मिल रहा है, उनके लिए तो इनकम है, बट फर्म के लिए क्या है, वो एक खर्चा है, एक्सपेंस है। इसलिए भाई जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो क्या हम क्या करते हैं, एक्सपेंसेस में शो करते हैं। ऐसे ही इसी के कारण हम ड्राइंग्स एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं। भाई ड्राइंग्स में जब कोई क्या होता है, हमने लास्ट में पढ़ा होगा कि अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट जो भी क्या होता है, आपके जो ओनर्स जो होते हैं, जो क्या होते हैं, ओनर्स होते हैं, वो अपने पर्सनल यूज के लिए कुछ पैसा क्या करते हैं, बिजनेस से विड्रॉ कर लेते हैं। तो उनसे हम क्या करते हैं, जिन्होंने कुछ पैसा बिजनेस से विड्रॉ कर लिया, तो उनसे हम क्या करेंगे भाई, उनसे हम कुछ पैसा, उन्होंने बिजनेस से विड्रॉ कर लिया तो उसको हम ड्राइंग्स मानते हैं, और उस पे क्या करते हैं, हम इंटरेस्ट उनसे चार्ज करते हैं। तो इंटरेस्ट जब हम चार्ज करते हैं तो बिजनेस के लिए क्या है बेटा, ये एक इनकम है, क्या है, एक इनकम है। और बिजनेस के लिए जब ये एक इनकम मानी जाएगी, क्योंकि हमने मालिकों से लिए, तो मालिक के लिए एक खर्चा है, क्योंकि उससे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लिया जाता है, और ड्राइंग्स जो है उसकी कैपिटल को कम करता है। और इसीलिए भी क्या है, हम आपको जो बता रहे हैं कि बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल यहाँ पे लागू होता है कि भाई इसीलिए हम इसको एक खर्चा है, इनकम मानते हैं इन चीजों को। भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम एक खर्चा मानते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को एक इनकम मानते हैं। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। हमें जो भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी है किसके रूप से समझना है, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है ट्रांजैक्शंस को, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है कि जो बिजनेस है, जो क्या है, बिजनेस जो एंटिटी है वो क्या है, एक सेपरेट एंटिटी है ड्यू टू सेपरेट फ्रॉम इट्स ओनर्स, क्रेडिटर्स, मैनेजमेंट, प्रोप्राइटर्स एटसेट्रा। आई बात समझ में? एक छोटी सी चीज आपको और बता देता हूं, कई बार बड़ा ये क्यों होता है कि जैसे हम बैलेंस शीट बनाते हैं, तो मैंने आपको बताया कि जो कैपिटल है वो हमेशा किस साइड में दिखाई जाती है बेटा, लायबिलिटी साइड में शो की जाती है। क्यों की जाती है, इसकी जो मुख्य जो वजह है वो ये है, ड्यू टू बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, ड्यू टू बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग क्या होता है, मैंने आपको बताया कि हम ये मानते हैं कि जो ओनर्स है वो एक अलग है, और बिजनेस है वो अपना, उसका खुद का अलग स्वतंत्र अस्तित्व है, उसका भी क्या है, खुद का एक इंडिपेंडेंट क्या भाई, उसका एग्जिस्टेंस होता है बिजनेस का खुद का। तो जो कैपिटल है, कैपिटल को हम एक तरह का क्या मानना है, हम लोन मानते हैं कि हमने किसी बाहरी आदमी से पैसा न लेके उसके जो ओनर्स हैं उनसे कुछ पैसा उधार ले रखा है। जब बिजनेस बंद होगा तो उसमें वो पैसा उनको वापस करना पड़ेगा, और जब वापस करना पड़ेगा तो ये बिजनेस के लिए क्या होगी, एक लायबिलिटी हो गई। तो बेटा क्या होगी, बिजनेस के लिए एक लायबिलिटी हो गई, और लायबिलिटी हो गई तो इसलिए हम इसको हमेशा कैपिटल को हमेशा कहां दिखाते हैं, कैपिटल को हमेशा लायबिलिटी साइड में शो करते हैं। कि कई बार क्वेश्चन आता है कि जो बैलेंस शीट जब बनाई जाती है तो उसमें जो कैपिटल है उसको लायबिलिटी साइड क्यों दिखाते हैं, तो एक सिंपल सी जो रीजन है वो यही है, ड्यू टू बिजनेस एंटिटी concept. According to this concept, business treated as separate entity from its owners, creditors, present and others. ठीक है ना? वे क्या है? In other words, the owner of a business is always considered as distinct and separate from the business he owns. वे इसके अकॉर्डिंग वे क्या है? इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो भी हमने आपको बताया कि जो मालिक होता है उसको बिजनेस से अलग समझा जाता है, और इसी के कारण जो बुक्स है, जो रिकॉर्ड्स है, बिजनेस की अपनी खुद की होती हैं। जो हम बुक्स का मेंटेन करते हैं, जो हम जर्नल बनाते हैं, जो लेजर प्रिपेयर करते हैं, उसमें जो भी लेन देन होते हैं वो ओनर्स के नहीं लिखे जाते,
यानी कि किसके पॉइंट ऑफ व्यू से लिखे जाते हैं, जो भी ट्रांजैक्शन किसके पॉइंट ऑफ व्यू से की जाती है बेटा, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से की जाती है। भाई जो चीज मैंने आपको जैसे अभी बताया, कुछ चीजें जो मालिक के लिए खर्चे हैं परंतु बिजनेस के लिए क्या है, इनकम है, जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ठीक है ना। हम इसी के कारण जो प्रोप्राइटर उसकी जो पर्सनल इनकम्स है उनको बिजनेस की इनकम के साथ इंक्लूड नहीं करते। जैसे मालिक ने भाई कोई अलग और बिजनेस बना रखे हैं, कहीं चला रखे हैं, उसने कहीं और कोई पैसा उसने अपने घर पे कोई क्या है, कोई बिल्डिंग रेंट पे दे रखी है, तो उसको बिजनेस की इनकम में इंक्लूड नहीं किया जाता, उसको जो बिजनेस की जो सेट ऑफ बुक्स है उसमें रिकॉर्ड नहीं किए जाते। आई बात समझ में? यानी कि मैं क्या है आपको बता दिया कि जो बिजनेस जो है उसका जो अस्तित्व है वो क्या है, एकदम अलग होता है। किससे भाई, जो ओनर्स है किसी से भी, उसका अपने खुद का अस्तित्व होता है। आई बात समझ में? ठीक है। उसके बाद बेटा क्या है, नेक्स्ट जो है हमारा वो है मनी मेजरमेंट। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, इसके बारे में हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट यानी जिन चीजों को मनी में मेजर कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल केवल वही ट्रांजैक्शंस बुक्स में रिकॉर्ड की जाती हैं जिनको हम मनी में मेजर कर सकते हैं। जिन चीजों को हम मनी में मेजर नहीं कर सकते उनको भी क्या करेंगे, हम अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ओनली दोस ट्रांजैक्शन इवेंट्स आर रिकॉर्डेड इन अकाउंटिंग व्हिच आर कैपेबल ऑफ बीइंग एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ मनी। क्या है भाई, ओनली दोस ट्रांजैक्शंस and events are recorded in books only those transactions and events are recorded in books which are capable of being expressed in terms of money, which are capable of being expressed in terms of money। भाई सिंपल सी बात है, इसके नाम से पता चल रहा है कि बिजनेस मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट ओनली दोज ट्रांजैक्शन और इवेंट्स आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स और अकाउंट्स ओनली व्हिच आर कैपेबल ऑफ एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ मनी। जो मॉनेटरी जो ट्रांजैक्शंस जिनको हम मनी में मेजर कर सकते हैं केवल उन्हीं ट्रांजैक्शन को बुक्स में रिकॉर्ड किया जाता है। जिनको हम क्या नहीं कर सकते बुक्स में, जिनको हम मनी में मेजर नहीं कर सकते उन ट्रांजैक्शन को अकाउंट्स में या बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। जैसे आपको बताता हूँ, देखिए कोई बिजनेस है, उसके पास बड़ा ही एब्सेंट और एक्सप्रेस्ड मैनेजर है तो उससे उसे फायदा होगा, परंतु वो एब्सेंट और एक्सप्रेस्ड जो मैनेजर है वो भाई कितने रुपए का है, भाई वो उसकी जो भी क्या है उसको मनी में मेजर कर सकते, उसका एक्सपेंस कितने रुपए का है तो मेजर नहीं कर सकते। हालांकि उसमें फायदा जो मिलता है बिजनेस को, परंतु उसको भाई क्या है जो मनी में मेजर नहीं कर सकते एक्सपेंस को, इसलिए उसको हम बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। जो लेबर और जो मैनेजमेंट है उनके बीच में बड़े कॉर्डियल रिलेशंस हैं। जो मैनेजमेंट है किसी भी बिजनेस की और बाकी जो भाई लेबर है, जो एम्प्लॉइज है, उनके बीच में अगर अच्छे रिलेशन है, कॉर्डियल रिलेशंस है तो सिंपल सी बात है बिजनेस को इससे फायदा मिलेगा। पर फायदा तो मिलेगा बट कितने का, वो जो कॉर्डियल रिलेशंस और कितने रुपए के इनको मनी में मेजर नहीं कर सकते। किसी के पास एब्सेंट एम्प्लॉइज हैं, अच्छे स्किल्ड एम्प्लॉइज है तो उससे उसको फायदा तो मिलेगा पर कितने रुपए का मिलेगा इसको हम मनी में मेजर नहीं कर सकते। तो मनी में मेजर नहीं कर सकते इसको तो भाई क्या होगा, ये इसको हम बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे, अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। इसी तरीके से जो भी देयर इज ए क्वेल बिटवीन द प्रोडक्शन एंड सेल्स मैनेजर, जो प्रोडक्शन मैनेजर सेल्स मैनेजर के बीच में एक झगड़ा है और दोनों के बीच में झगड़ा है तो क्या होगा भाई, दोनों के बीच में झगड़ा है तो हम क्या नहीं कर सकते उसको, भाई झगड़ा है तो नुकसान है फर्म के लिए भी बिजनेस के लिए भी नुकसान है और नुकसान को हम क्या नहीं कर सकते भाई मेजर कितने का झगड़ा है, कितने रुपए का झगड़ा है
इसको मेजर नहीं कर सकते तो इसको हम बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। इसी तरीके से भाई क्या हो गया, एम्प्लॉइज ने स्ट्राइक कर दी, एम्प्लॉइज ने क्या कर दिया, हड़ताल कर दी तो भाई क्या हो गया, भाई हड़ताल कर दी तो इससे बिजनेस को नुकसान होगा, और उसको नुकसान होगा बट उसको कितने का नुकसान है, भाई जो स्ट्राइक है उसको हम मनी में मेजर नहीं कर सकते, और नहीं कर सकते तो भाई उनको भी हम अपने अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ओनली दोस ट्रांजैक्शंस, केवल वही लेन देन जो है भाई बुक्स में या अकाउंट्स में रिकॉर्ड किए जाएंगे बेटा जिनको हम मनी में मेजर कर सकते हैं। मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग भाई जो मनी में मेजर होगा वो बुक्स में रिकॉर्ड किया जाएगा, जिनको हम मनी में मेजर नहीं कर सकते उनको बुक्स में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। आई बात समझ में, ठीक है ना। ये है बेटा आपका मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। शायद आज के लिए इतने प्रिंसिपल काफी हो जाएंगे बेटा, ठीक है ना। तो इसमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो कहीं भी तो एक बार मैं फिर बता देता हूँ आपको। देखिए सबसे पहले जो हमने किया बेटा वो किया था हमने गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग बिजनेस लंबे गोइंग कंसर्न मतलब लंबा चलता रहेगा। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट जो बिजनेस है वो लंबे समय तक क्या करता रहेगा भविष्य में भी क्या है कि एग्जिस्टेंस करेगा। उसके बाद सेकंड जो किया हमने बेटा वो था आपका कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। कंसिस्टेंसी यानी जो रिकॉर्डिंग की जो मेथड्स है, जो प्रिंसिपल्स हम एक जैसे होने चाहिए, हर साल जो अकाउंट्स प्रिपेयर करते हो एक जैसे होने चाहिए। उसके बाद भी एक्चुअल कॉन्सेप्ट कहता है कि जो कैश बेसिस के साथ साथ जो एक्चुअल जो बेसिस है उसके ऊपर भी हमें ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना चाहिए, यानी कि नगद के साथ साथ उधार भी लिखना चाहिए। यानी कि जिस साल से संबंधित जो लेन देन है, जो एक्सपेंस और इनकम है, रेवेन्यू और एक्सपेंसेस दोनों में जो जिस साल से संबंधित जो कैश हो चाहे वो क्रेडिट हो चाहे नगद हो चाहे उधार हो, उन दोनों को रिकॉर्ड करना चाहिए। उसके बाद भी आपका बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग बेटा क्या होता है कि भाई जो बिजनेस है उसका अस्तित्व अपने मालिकों से क्या होता है अलग होता है। एंटिटी ऑफ बिजनेस इज डिफरेंट सेपरेट डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स ओनर्स। तो भाई जो भी हमें ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी है उसमें वो किसके अकॉर्डिंग करनी, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से करनी चाहिए, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करनी चाहिए। और उसके बाद जो लास्ट हमने आज करवाया बेटा वो है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। और मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग केवल वही ट्रांजैक्शन बुक्स में रिकॉर्ड करनी चाहिए जिनको हम क्या कर सकते हैं मनी में मेजर कर सकते हैं। जिन ट्रांजैक्शंस को हम मनी में मेजर नहीं कर सकते उनको भी क्या नहीं कर सकते, हम जिन ट्रांजैक्शन को मनी में मेजर नहीं कर सकते उनको बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। जिनको हम मनी में मेजर कर सकते हैं वे जैसे असेस्ट है, वे हमारे पास बिल्डिंग है, बिल्डिंग इतने लाख रुपए की है, जो मशीनरी है वो इतने लाख रुपए की है। तो जो मशीनरी इतने लाख की है, बिल्डिंग और इतने लाख रुपए की है, तो इनको मेजर कर सकते हैं। मेरा एक क्रेडिटर है उसको हमें 5 लाख रुपए देने, इसको मनी में मेजर कर सकते हैं। जो ये फर्नीचर है, ये चेयर है, ये ब्लैक बोर्ड है, ये बिल्डिंग है, ये माइक है, ये पेन है, इन सभी चीजों को हम मनी में मेजर कर सकते हैं। इन सभी चीजों को क्या कर सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं। बट वो चीजें, वो ट्रांजैक्शन के इवेंट जिनको मनी में मेजर नहीं कर सकते, जैसे हमने आपको बताया कि एब्सेंट मैनेजर है, कोई एक्सप्रेस मैनेजर का फॉर्म से क्या हो गया, रिटायर हो गया। तो रिटायर हो गया बेटा, तो रिटायर हो गया तो इससे क्या होगा, रिटायरमेंट हो गई तो क्या होगा भाई, इससे भाई फर्म को नुकसान हुआ। तो रिटायर हो गया तो भाई एक्सप्रेस जो मैनेजर रिटायर हो गया तो इससे नुकसान तो हुआ है, परंतु कितने का इसको मनी में मेजर नहीं कर सकते। एम्प्लॉइज ने स्ट्राइक कर दी है, जो क्या एम्प्लॉइज और मैनेजमेंट उसके बीच में बड़े अच्छे रिलेशन है, जो प्रोडक्शन मैनेजर है या जो क्या सेल्स मैनेजर के बीच में झगड़ा हो गया है। तो ये कुछ चीजें ऐसी हैं, वे और भी बहुत सारी चीजें जिनको मनी में मेजर नहीं कर सकते। तो जिन चीजों को मनी मेजर नहीं कर सकते उनको भी क्या करेंगे, हम मेजर नहीं कर सकते, हम क्या कहलाएंगे भाई, आपकी मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल कहलाएगा, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट कहलाएगा। ठीक है ना। थैंक यू बेटा, हैव अ नाइस डे, स्टे एट होम एंड बी सेफ। ओके, थैंक यू।